हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है 8th क्लास की जियोग्राफी में। हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। मृदा निर्माण के कारक। जो मिट्टी बनती है उसमें कौन कौन से कारक होते हैं? देखो, उसका मुख्य कारक होता है जनक शैल, मतलब जिस भी शैल से, चट्टान से मिट्टी टूटकर बनती है, एक वो मेन कारण है। फिर वहाँ की जलवायु कारण है। फिर अन्य जो कारण है वो स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है, मृदा निर्माण के संगठन में लगा हुआ समय भी उसका कारण है। ठीक है, अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग होती है। उससे पहले हम बात करते हैं कि भारत है जो हमारा देश है, उसमें कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये प्रकार है। तो इन सब प्रकारों के आप थोड़ी थोड़ी मुट्ठी भरकर इतना इकट्ठा कर लीजिए कि आप उसको देख सको और किस तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं ये पता कर सको। उसके बाद आता है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। यहाँ पे देखिए, जो मृदा का निम्नीकरण है और जो ये होता क्या है, ठीक है। निम्नीकरण क्या होता है और संरक्षण क्या होता है, मतलब उसको बचाना, उसको कंजर्व करना। निम्नीकरण है उसकी क्वालिटी ख़त्म होना। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। देखो, मृदा अपरदन क्या होता है? सॉइल का इरोड होना, इरोजन होना, ठीक है। क्षीणता का मतलब उसका डिप्लीशन होना, उसकी क्वालिटी कम हो जाना। ये क्यों होता है? देखो, मानवीय और प्रकृति दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। मतलब इंसान भी उसकी क्वालिटी को कम कर रहा है और प्रकृति भी क्वालिटी को कम कर रही है। मृदा का निम्नीकरण होता है किसकी वजह से? वनमूलन की वजह से। मतलब हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं। पक्षी क्या पौधों को की चराई हो रही है ज़्यादा, मतलब जो जानवर होते हैं उनको चर रहे हैं, ठीक है। रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक होते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। फिर मिट्टी से भी हमारी जो बारिश है उससे भी हमारी मिट्टी की क्वालिटी ख़त्म हो रही है। फिर भूसंकलन हो रहा है, मतलब लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बाढ़ आ रही है, मतलब फ्लड्स आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी कम हो रही है। सॉइल इरोजन होने से, डिप्लीशन होने से, ये सब से उसका सॉइल डिग्रेड हो रही है, ठीक है। मल्च बनाना भी एक प्रक्रिया है। इसको किस तरह से बचाया जा सकता है? कुछ विधियां हैं जिसमें मल्च बनाना पहली है। पौधों के बीच में देखो अनावरित भूमि है, उसको जैव पदार्थ जैसे परवाल से, परवाल क्या होता है यहाँ पे? ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे स्ट्रॉ है, जैसे भूसा होता है, उससे हम ढक देते हैं जिससे मिट्टी में आर्द्रता बनी रहती है। जब आप क्वेश्चन में लिखते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी अगर लिखोगे तो टीचर उसके मार्क्स ज़रूर देगी। किस तरह से? जैसे आप घर में पेड़ पौधे लगाते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। सपोज़ आपने गमले में पेड़ लगाया, तो जो नारियल के छिलके होते हैं, जब आप नारियल को फाड़ के उसको काटते हो तो उन छिलकों को वहाँ पे ढक दो। अगर कभी आपने पानी भी नहीं दिया होगा तो वो क्या करेगा? मल्च बन जाएगा वहाँ पे, मतलब एक ऐसी लेयर बन जाएगी जो पानी को वहाँ से सूखने नहीं देगी। उसके बाद आता है वेदिका फार्म। जो वेदिका फार्म होते हैं एक्चुअली स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल को यूज़ किया जाता है वहाँ पे बैरियर बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पत्थर, घास या फिर मिट्टी को ही एक बैरियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंचेस भी बनाए जाते हैं ताकि जो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसको कलेक्ट कर सकें हम, ठीक है। वेदिका फार्म में बुक के हिसाब से चौड़े समतल जो सोपान होते हैं वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। मतलब सपोज इस तरह से है तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी लगा देंगे ताकि वहाँ पे एक समतल जगह बन जाए, सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ये सतह बन जाएगी, इस पर अगर हम मिट्टी लगा देते हैं, पत्थर लगा देते हैं और ऐसी नाली से भी बना देते हैं जिससे हम पानी, पृष्ठीय प्रवाह जो होता है वो, उससे पानी तो इकट्ठा हो जाए लेकिन अपरदन ना हो। समोच्च रेखीय जुताई होती है जिसमें एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल को के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, ठीक है। 2.6 में देखो यहाँ पे दिखाया गया है ये इस तरह से कि इसमें क्या होता है, एक समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है, मतलब वो लाइनें लगभग पैरेलल होती हैं। फिर है रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ क्या होती हैं? जैसे जो तटीय प्रदेश हैं या शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर जो हवा है बहुत तेज़ी से बहती है, तो उसको रोकने के लिए पेड़ों को कतार में लगाया जाता है। जैसे ये पेड़ एक कतार में लगे हुए हैं तो ज़्यादा हवा आएगी तो ये कुछ तो रोकेंगे उसमें, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जो मिट्टी ढकी हुई है हमारी अर्थ के ऊपर मिट्टी है उसको बचाया जा सके, नहीं तो वो उड़ के चली जाएगी।
फिर समोच्च रेखीय रोधिकाएँ क्या होती हैं? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए घास, पत्थर, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ये समोच्च रेखीय रोधिकाएँ होती हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगेगी आपको, लेकिन ये सारे आपने याद करने हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, क्रियाकलाप है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ही आकार की ए और बै की 2 ट्रे लें। ये 2 ट्रे हैं ए और बै, उसमें 6 छिद्र करें। 6 छिद्र इसमें करने हैं, 6 इसमें करने हैं। फिर दोनों में बराबर मात्रा में मिट्टी डालनी है। जो ए है उसमें उसको खाली छोड़ देना है, मतलब इसमें कुछ भी ग्रो नहीं करना आपने। जो बै ट्रे है उसमें गेहूँ या चावल के दाने लगा देने हैं ताकि वो ग्रो कर जाएं। बाद में बै ट्रे दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब दोनों ट्रे को रखिए, ठीक है, रखिए कि वे एक ढाल पर हों। इस तरह से रखना है कि वो एक ही ढाल पर हो, मतलब थोड़ा सा अगर ये टेढ़ी है तो ये भी थोड़ा सा टेढ़ी हो। फिर दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक एक मग जल डालते हैं, ठीक है। दोनों में फिर बराबर पानी डालना है। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पानी को किसी बर्तन में इकट्ठा करना है और फिर उनकी तुलना करनी है। इससे भी पानी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें किस तरह से हमारी मिट्टी को रोकती हैं, बहने से रोक देती हैं। फिर एक चट्टान बांध होता है। इसमें क्या होता है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं चट्टान बांध, ठीक है। चट्टान बांध फिर नालियों की रक्षा करते हैं। जो हमारी नालियाँ होती हैं उनकी भी रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। फिर एक तरीका होता है बीच बीच में फसल उगा दें हम। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। मतलब एक पेड़ किसी फसल के एक रो लगा दी, फिर दूसरी रो में दूसरी फसल है, तीसरी रो में तीसरी फसल है। ये भी एक तरीका होता है कि हम मृदा अपरदन को अच्छे से रोक सकते हैं, क्योंकि हर एक फसल का पानी एब्जॉर्ब करने का भी अलग अलग हिसाब होता है। देखो 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत इतने घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, ठीक है, 3850 घन किमी वर्ष पर वर्ष थी, ठीक है। अब 2000 में क्या हुआ, ये बढ़कर 6000 घन हो गई है, ठीक है, तो ज़्यादा हो गई है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले हमें जल को समझना होगा कि जल हमारे लिए कितना उपलब्ध है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जल है हमारा एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय संसाधन है। जो भूपृष्ठ की 3/4 भाग है ना, वो पानी से ढका हुआ है। मतलब हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा जो है पानी से है, इसलिए इसको जल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, जल ग्रह। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। मतलब 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन कहाँ शुरू हुआ था, महासागरों में। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। इतने महासागर तो अभी भी हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय मतलब इसमें नमक है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब पानी नमक वाला होगा तो कोई कैसे यूज़ करेगा। जो अलवण जल है जिसमें नमक नहीं है वो है 2.7%, ठीक है, जिसका 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। मतलब 2.7% जल तो अवेलेबल है, लेकिन उसका भी 2.7 का भी 70% बर्फ़ की फॉर्म में है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से वैसे बाहर हो गया। पहले तो बहुत ज़्यादा नमक वाला है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा जो अवेलेबल है उसका 70% बर्फ़ में है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जैसे भूम जल है, नदियों का जल है, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। देखो जब भी कोई नल टपकता है हमारे आसपास तो उसमें क्या होता है, एक नल जो होता है जो टपक कर 1200 लीटर पानी खर्च कर देता है एक साल में। तो वो 1200 लीटर पानी को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इसलिए बताया गया है ताकि जब आप कोई टपकते हुए नल को देखो तो उसे बंद कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी की सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। मतलब जो बिना नमक वाला पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता और न ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा बिल्कुल स्थिर रहती है और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायुमंडल, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है।
इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या होता है, मतलब पानी एक बार लिक्विड फॉर्म में था, फिर गैस फॉर्म में आ गया, फिर से आइस फॉर्म में आ गया, फिर से महासागरों में पहुंच गया। तो ये क्या है, एक चक्र है जल का, जिसे जल चक्र कहते हैं। देखिए, एक औसतन भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। हो सकता है इससे कम करता हो, लेकिन कहाँ कहाँ करता है वो देख लो। पीने के लिए 3 लीटर पानी, आप तो नहीं पीते। खाना बनाने के लिए 4 लीटर पानी, हो सकता है यहाँ पे 6 लीटर यूज़ करते हो। नहाने के लिए 20 लीटर, हो सकता है 40 लीटर यूज़ करते हो। शौचालय में 40 लीटर पानी, ठीक है। वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर पानी, बर्तन धोने के लिए 20, बागवानी के लिए, कुल टोटल मिला के 150 लीटर। तो क्या आप इसको कम कर सकते हो किसी तरीके से? अगर कर सकते हो तो ज़रूर बताना। मनुष्य जल को बड़ी मात्रा में उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए करता है, वरना उत्पादन की प्रक्रियाओं में भी करता है। इंसान और क्या क्या करता है, जैसे कृषि में, उद्योगों में, बांधों के जलाशयों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करता है। जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जो जल है, जो बिना नमक वाला जल है, उसकी आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है, भोजन और नकदी फसलों की मांग बढ़ रही है, बढ़ती नगरीयकरण और बेहतर जीवन जो शैली है वो भी जल को ख़त्म कर रही है। मतलब हमें हर चीज़ में धोना ही चलता है। फर्श को साफ़ करना है तो धो के करना है, कपड़े धोने हैं तो बहुत खुला पानी चाहिए हमें। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे जल को ख़त्म कर रही हैं। क्या आप जानते हो कि जल बाजार के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा? सौराष्ट्र प्रदेश है एक, ठीक है, उसमें 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर है, जिसको पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए उन पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से जल बाजार भी है। ऐसी नौबत आ जाएगी कि आपको भी जल खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आता है जल उपलब्धता की समस्याएं। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो समस्या कर रही हैं। विश्व के कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो देखो, इतनी जगह हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये देश ऐसे हैं जहाँ की जलवायु ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ा रहता है। इसमें जल का अभाव अधिक समस्या बनी रहती है। जल के कारण ही बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ही ढंग से नहीं होती, तो इसलिए जल का अभाव हो जाता है। अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जो जल संसाधन हमारे पास है उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम उनको कैसे बचा सकते हैं, ये देखते हैं। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। कैसे? इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यद्यपि एक नवीनीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। वैसे तो हम इसे दोबारा से ला सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे प्रदूषित ज़्यादा कर रहे हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषण है, ठीक है। इसमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं और पीड़कनाशी, जो मतलब जो हम रसायन यूज़ करते हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं। समझ गए कि जल को कौन कौन नुकसान कर रहा है। अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, मतलब हम भी उन्हें ले रहे हैं अपनी बॉडी में। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब हम इन केमिकल्स को पानी के उन स्रोतों में ना छोड़ें, तो भी हम क्या करेंगे, किसी हद तक उसको पानी को बचा सकते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। मतलब हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो धरातल पे पानी का बहाव है उसको कम किया जा सके, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, ठीक है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। मतलब जो नहरें हैं वो भी हमारी कच्ची हैं। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है, ठीक है। स्प्रिंकलर विधि होती है ना एक, उससे किया जाना चाहिए। फिर है
वाष्पीकरण का अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ड्रिप सिस्टम होता है ना, जिसमें बूंद बूंद करके पेड़ की जड़ों में पानी चला जाता है, जिससे वेस्ट नहीं होता। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब अगर हम इस तरह से पेड़ों में पानी देंगे तो हम बचा सकते हैं। ऐसा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। और जो ड्रिप विधि होती है उसमें एक एक बूंद जड़ की मतलब बिल्कुल बेस में चला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करके मतलब इकट्ठा करके अलग अलग उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगर हम हमारी छत पे बारिश गिर रही है उसे इकट्ठा कर लेते हैं उस पानी को, और अगर उसको फिर हम पौधों में पानी डालने के लिए या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे जल संग्रहण कहते हैं। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने में काफ़ी मददगार है। तो देखो कितना लीटर पानी बच जाएगा। अगर आप 50 लीटर भी बचाते हो ना तो बहुत है, आप अपने पेड़ पौधों में डाल दो उसको। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में बात करते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देख रहे हो? वो बेंत और बांस की बनी हुई है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। पूर्वी क्षेत्र में होता है, ये याद रखना। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ है। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। मतलब रेशम के कीड़े होते हैं जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। शहतूत का पेड़ होता है, उसकी पत्तियां खाकर ये कीड़े बड़े होते हैं। तो टीचर ने ये बताया बच्चों को। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो देखो, अगर हम नेचर को कुछ दे रहे हैं तो नेचर भी हमें कितना कुछ दे रहा है ना। फिर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, जैवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर जीव मिलते हैं। जीवन कहाँ है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल सबसे जुड़े हुए हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र भी आप समझ गए होंगे कि सभी एक दूसरे पे जीवित रहने के लिए निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो परितंत्र कहते हैं इसे। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। मतलब हमारे लिए जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिल गई। उसके बाद आता है, क्या आप जानते हो भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन और एब्यूप्रोफेन से पीड़ानाशी से किया जाता है। मतलब ये दवाइयाँ देते हैं हम, जो मैंने नाम लिया है अभी, डिक्लोफेनेक है, एस्प्रिन है, इबुप्रोफेन है। तो जो हम पशुओं को ये चीज़ें दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। मतलब जब वो पशु मर जाते हैं उनको गिद्ध खाते हैं। अब गिद्धों की भी किडनी खराब हो रही है। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास किया जा रहा है। मतलब गिद्धों की भी संख्या कम हो रही है। ये रसायन इतने ख़राब हैं, हमें इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए। तो गिद्ध प्रजनन क्षेत्र भी बनाए गए हैं, ऐसे सेंटर भी खोले गए हैं ताकि इनको भी बचाया जा सके। उसके बाद है कि पेड़ों के असंख्य उपयोग हैं और हम कुछ और जोड़ सकते हैं इसमें। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होता है। कीटों में जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण से मदद करती है। ठीक है, फूलों का जो रस होता है उसको ये चूस के और उससे शहद बनाकर हमें देती है। और परितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है।
गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए अपमार्जक का है। ठीक है, गिद्ध क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल को साफ करते हैं ताकि वहाँ पे जो मरे हुए जीव जंतु हैं वो गल सड़ के बदबू पैदा ना करे, कीड़े पैदा ना करे, बीमारियाँ पैदा ना करे, तो वो क्या है, अपमार्जक का काम कर रहे हैं। यह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ठीक है, इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, मतलब आपने देखा कि चींटी से लेकर बड़े बड़े जो जीव जंतु होते हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं, अथवा छोटे सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि हर जीव जंतु ज़रूरी है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस तरह से है ये समझते हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जहाँ ज़्यादा नमी होगी वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। विश्व की वनस्पति मुख्य चार वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। भारी वर्षा जहाँ होगी वहाँ तो बड़े बड़े पेड़ भी हो सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। मतलब जैसे ही बारिश कम होगी तो पेड़ भी छोटे हो जाएंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उग जाती है, जिससे विश्व की घास स्थलों का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसी जगहों पे घास स्थल मिलते हैं। कम वर्षा वाले जहाँ पे सूखा पड़ता है आप कह सकते हो, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ और गुल्म में उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी लेने के लिए, मतलब थोड़ा पानी लेने के लिए भी बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, इसलिए वो क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ों को नीचे तक भेजते हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली हो जाती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होता है। देखो, जहाँ पे शीत और जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे मॉस और लाइकेन सम्मिलित हो जाते हैं। अब वनों को उनकी पत्तियाँ गिराने के आधार पर, जो वन ज़्यादा पत्तियाँ गिराते हैं या कभी कभी गिराते हैं, इसके आधार पर बांटा गया है। जैसे सदाहरित वन है या पर्णपाती वन है। ठीक है, सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, मतलब वो हरे ही दिखते हैं, थोड़ी थोड़ी गिराते रहते हैं, नई नई आती रहती हैं। ठीक है, एक साथ नहीं गिराते। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अभी विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांट दिया गया, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। मतलब वो पत्तियां क्यों गिरा रही हैं, समझ आ गया आपको कि वहाँ पे पानी की कमी होती है और वो अपने पानी की कमी को रोकने के लिए पत्तियां को गिरा देते हैं ताकि ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो। आपने पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में पढ़ा। ठीक है, पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों के उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए। ठीक है, अब पब्लिक का भी तो पेट भरना है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है, मतलब पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, मतलब इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करेंगे? देखो, हम जो वन है हमारे लिए वो हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय देने में ये बहुत मदद करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतु जो हैं उनका आवास खत्म हो रहा है। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकट से घिरी हुई हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूसंकलन, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, और कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब हम भी जिम्मेदार हैं और नेचर भी जिम्मेदार है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या को बढ़ना है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जंतुओं को मार रहे हैं। उनसे क्या मिल रहा है, उनको कुछ खास प्रजातियां हैं जिनको वो मार रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमी हो गई है। अब पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण
एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकरण शिकार किया जा रहा है। समझ रहे हो? आपने सलमान खान का तो हिरण वाला केस सुना ही होगा। वो इसलिए करते हैं, उनको इनसे इनकी स्किन मिल जाती है, इनके सींग मिल जाते हैं, कुछ भी इनको फ़ायदा होता है तभी मारते हैं। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। मतलब लोगों को बताया जाना चाहिए कि ये मारना नहीं चाहिए, इनको बचाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता हुआ आपको दिखता है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। अब ये है समाचार पत्रों में आपको पढ़ना है और आपको ये ज्ञात करना है कि आग जैसे लगती है पेड़ों में, वो कैसे लगती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और अधिक उसके बारे में जानना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। संकरी घाटियाँ, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए ज़रूरी होता है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? देखो, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब जीवों को बचाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे, ताकि ये जो जीव जंतु हैं ये हमारी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी बचे। तो गवर्नमेंट इसको नाम देती है इन जगहों को कि ये राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आता है कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। मतलब अगर हम किसी जीव को नहीं मारेंगे तो संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को उथल पुथल कर दिया है। मतलब इंसान इतना घिनौनी सोच का हो गया है कि अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को मारे जा रहा है। अनेक पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनका अंधाधुंध शिकार कर रहा है इंसान। तो वो जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं। परदेशी को सामुदायिक सत्र पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि छोटे बच्चे जब जागरूक होंगे तो अगली पीढ़ी तो सेफ रह जाएगी। ठीक है। प्राकृतिक जो स्कूल में बच्चे पक्षी देखने और प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए उत्साहित होंगे तो वो अलग अलग जातियों के महत्व को समझेंगे, उनके निवास स्थान कैसे होते हैं समझेंगे और उनके लिए कुछ मदद भी कर सकेंगे। ठीक है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, गैर कानूनी है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी। ठीक है। CITES की स्थापना की गई थी, जिसमें पक्षियों और जो है प्राणियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई थी। ठीक है। सूची क्यों तैयार की गई थी? इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। पौधे और प्राणियों के संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुक में लिख दी तो वो ऑफिसर ही उनको बचा सकते हैं, उनके बचाव के लिए कार्य कर सकते हैं। आप और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनको बचाएं। ठीक है। फिर जैवमंडल निश्चय क्या होता है? जैवमंडल निश्चय होता है वह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े संरक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है, जैसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि CITES क्या होता है। ठीक है। CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य निश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। ठीक है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कटिक और एलो कुछ इसके उदाहरण हैं। ठीक है। तो जब भी आप इसको पढ़ें CITES, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें निश्चित किया जाता है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनको कोई खतरा नहीं है। ठीक है। तो यही काम होता है इस चैप्टर में। सिर्फ इतना ही, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नेचर के बारे में ही लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना।